सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में 1882 की तुलना में दलितों की 1923 में शिक्षा का स्तर क्या था, जानेंगे आज के अम्बेडकर संदेश में। सम्मानित साथियों, इससे पहले हमने आपको 1813 से लेकर 1854 तक दलितों की शिक्षा के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, तो आपने देखा उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। मेरे साथियों, बाबा साहब इस बात को बहुत स्पष्ट ढंग से कहते हैं कि 1854 से 1882 में अगर कुछ किया तो हंटर कमीशन ने दलितों की शिक्षा के बारे में गंभीरता से सोचा 1882 में। लेकिन 1882 से 1923 के बीच में शिक्षा किस तरह से दलितों के लिए सर्वसुलभ हुई अथवा नहीं हुई, क्या परिवर्तन आया, यदि परिवर्तन आया तो क्या परिवर्तन आया और किस तरह से आया, आज के अम्बेडकर संदेश में विस्तार से बारीकी से हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। भाषा डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 4 से, और पेज नंबर हम आपको बता देते हैं, पेज नंबर 127 से लेकर 129 तक हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। भाषा लिखते हैं कि 1882 के बाद 1923 में बंबई प्रेसिडेंसी की शिक्षा के इतिहास में नए विशेष अध्याय का सूत्रपात हुआ। उस साल प्राथमिक शिक्षा प्रांतीय सरकार के स्थान पर स्थानीय निकायों को सौंप दी गई। इसलिए यह युक्त संगत होगा कि 1923 की स्थिति का जायजा लिया जाए। बंबई प्रेसिडेंसी में 1923 में शिक्षा प्रसार के क्षेत्र में विभिन्न वर्गों की स्थिति निम्नांकित श्रेणी में दर्शाई गई है। ये यहाँ पर टेबल हमारे सामने दी गई है, जिसमें प्रेसिडेंसी में लोगों की कैटेगरी दी गई है। उन्नत हिंदू जनसंख्या के अनुसार चौथे स्थान पर है, जबकि प्राथमिक शिक्षा में प्रथम स्थान पर है, माध्यमिक में, कॉलेज वाली शिक्षा में भी प्रथम स्थान पर है। जबकि उन्नत जो हिंदू हैं, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर रखना हो तो ब्राह्मण शब्द इस्तेमाल किया जा सकता है। वो जनसंख्या के मामले में चौथे स्थान पर है, लेकिन शिक्षा के मामले में तीनों स्तर, प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज लेवल, तीनों लेवल पर वो जो है प्रथम स्थान पर बने हुए। ठीक इसी तरह से यहाँ पर कहा गया कि जो पिछड़े हिंदू हैं वो जनसंख्या के मामले में तो दूसरे स्थान पर है, लेकिन शिक्षा के मामले में तीनों लेवल पर, प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज, चतुर्थ स्थान पर है। तो ऐसे मुस्लिम का दिया है मेरे साथियों, मुस्लिम तीसरे स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, जबकि शिक्षा के मामले में दूसरा स्थान उनको हासिल है। मध्य क्रम के हिंदुओं के बारे में वो प्रथम स्थान पर है जनसंख्या के मामले में, जबकि शिक्षा के मामले में तीसरे स्थान पर है। तो बाबा साहब इसका विश्लेषण करते हैं, कहते हैं इस श्रेणी से हमें पता चलता है कि शिक्षा की दृष्टि से इन विभिन्न जातियों की तुलनात्मक उन्नति में भारी विषमता है। जनसंख्या की दृष्टि से इन लोगों की जो श्रेणी है और शिक्षा को प्राप्त करने की दृष्टि से उनकी जो श्रेणी है, उनके अनुसार यदि उनकी तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि मध्य क्रम जो आबादी की दृष्टि से प्रथम श्रेणी का है, वह कॉलेज की शिक्षा की दृष्टि से तृतीय श्रेणी का है, माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से तीसरी श्रेणी का है और प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से भी तीसरी श्रेणी का है। दलित वर्ग जो आबादी की दृष्टि से द्वितीय श्रेणी में है, यानी कि जहां पर पिछड़े हिंदू कहा गया वो दलित आबादी की बात की जा रही है, वो दूसरे स्थान पर है। वह कॉलेज शिक्षा की दृष्टि से चतुर्थ स्थान पर है, प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में। तब भाषा कहते हैं वो अर्थात अंतिम श्रेणी में, माध्यमिक शिक्षा की दृष्टि से अंतिम श्रेणी में और प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से भी अंतिम श्रेणी में है। मुसलमान जो आबादी की दृष्टि से तीसरी श्रेणी में है, वे कॉलेज शिक्षा की दृष्टि से द्वितीय श्रेणी में है, माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से भी सेकेंड नंबर पर हैं। जबकि उन्नत हिंदू जिन्हें आबादी की दृष्टि से चौथा स्थान प्राप्त है, भाषा कहते हैं उन्हें कॉलेज शिक्षा की दृष्टि से प्रथम स्थान, माध्यमिक शिक्षा में भी प्रथम स्थान और प्राइमरी शिक्षा में भी प्रथम स्थान प्राप्त है। इसके आधार पर हम निसंकोच कह सकते हैं कि सापेक्षता इस संबंध में 1882 की स्थिति की तुलना में कोई सुधार नहीं हुआ है 1923 में। यानी कि जो स्थिति 1882 में थी, 1923 में यही स्थिति बरकरार है मेरे साथियों। भाषा कहते हैं उपरोक्त विवरण से जो बंबई प्रेसिडेंसी के जन शिक्षा निदेशक की 1923-24 की रिपोर्ट पर आधारित है, यही स्पष्ट होता है कि विभिन्न जातियों की शैक्षिक उन्नति में अंतर है, परंतु जातियों के बीच शिक्षा में अंतर कोई बड़ी बात न होती। यह खाई बहुत गहरी न होती। जब तक हम विषमता के अंतर को न जान लें तब तक हम किसी महत्वपूर्ण निश्चय पर नहीं पहुंच सकते। स्थिति को इस दृष्टि से स्पष्ट करने के लिए निम्नांकित सारणी प्रस्तुत है। लोगों की कैटेगरी यहाँ दी गई है। लोगों की श्रेणी प्रति 1001 छात्र, उन्नत हिंदू 119, माध्यमिक शिक्षा में
प्रति 1 लाख छात्र पर 3000 उन्नत हिंदू छात्र हैं। और कॉलेज लेवल की शिक्षा में 1000 छात्र हैं उन्नत हिंदू यानी कि ब्राह्मण को हम कह सकते हैं। इसी तरह से मुस्लिम की संख्या में प्रति 1000 छात्र में 92 छात्र हैं, जिसमें 500 माध्यमिक स्तर पर हैं और कॉलेज लेवल पर 52 यानी कि 52 हैं। पिछड़ा वर्ग यहाँ पर आपको बता दें कॉलेज लेवल पर 0 और यदि हो तो भी 1 आध होगा। बात साहब इन आंकड़ों का भी विश्लेषण करते हैं। कहते हैं उपरोक्त सारणी से पता लगता है कि प्राथमिक, माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा में प्रत्येक समुदाय दूसरों से कितना आगे है। इनसे पता चलता है कि इस प्रेसिडेंसी में विभिन्न जातियों के बीच कितना अलग अलग अंतर है। इससे पता चलता है कि कुछ जातियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। उपरोक्त आंकड़ों से 2 निर्विवाद तथ्य प्रकट होते हैं। इस प्रेसिडेंसी में पिछड़े वर्गों की शिक्षा की स्थिति दयनीय है। आबादी की दृष्टि से उन्हें द्वितीय जैसा स्थान, उच्च स्थान प्राप्त है, परंतु शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें ऐसा स्थान प्राप्त है जो न केवल अंतिम है बल्कि न्यूनतम भी है। और दूसरा, प्रेसिडेंसी में मुसलमानों ने शिक्षा के क्षेत्र में लंबे लंबे डग भरे हैं। यहाँ तक कि 30 वर्ष की अल्प अवधि में उन्होंने न केवल मध्य क्रम तथा पिछड़े वर्ग जैसी अन्य जातियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है, बल्कि वे ब्राह्मणों तथा संबंधित जातियों के निकट भी आ गए हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? इस शाश्वत प्रश्न का फिर वही उत्तर है, सरकार के आसपास व्यवहार की नीति। 2 वर्गों के प्रति बर्ताव कितना असमान रहा है वह शिक्षा की 5 वर्षीय रिपोर्ट के अंशों से प्रकट है। शिक्षा के क्षेत्र में मुसलमानों के साथ किए गए व्यवहार के बारे में 30वीं 5 वर्षीय रिपोर्ट 1892 से 1896 में दिए गए विचार उल्लेखनीय है। बम्बई में मुस्लिमों की शिक्षा के आंकड़ों के संबंध में निदेशक की टिप्पणी है कि यदि परिस्थितियां प्रतिकूल न होती तो वृद्धि और अधिक होती। बम्बई में बहुत पहले ही समझ लिया गया है कि मुसलमानों ने आबादी के अन्य वर्गों की अपेक्षा सार्वजनिक संस्थाओं का अधिक उपयोग किया। मुसलमानों की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए क्या किया गया, इस आम प्रश्न पर निदेशक ने कहा है। क्या कहा है जानना जरूरी है। उन्होंने लिखा है कि पहली बात तो यह है कि हर जिले में डिप्टी या सहायक डिप्टी इंस्पेक्टर के रूप में एक मुसलमान अधिकारी की नियुक्ति की गई है और हमारे यहाँ सोलापुर और हैदराबाद में 3 स्नातक मुसलमान डिप्टी हैं, जबकि चौथे को राजस्व विभाग में उच्च वेतनमान पर भेज दिया गया है। इस तरह एक भी जिला ऐसा नहीं है जहाँ की मुस्लिम आबादी से कर्मचारी वर्ग की संपर्क नहीं है। फिर बम्बई, कराची और जूनागढ़, काठियावाड़ का मुस्लिम जो राज्य है में मुस्लिमों के लिए हाई स्कूल खोलने के लिए विशेष प्रयत्न किए गए हैं, जिन्हें फीस कम है। अन्य अंजुमनों ने अन्यत्र छोटे छोटे स्कूल भी खोले हैं। कुछ क्षेत्रों में विभाग ने भी उनके हित में विशेष स्तर रखे हैं और विशेष स्कूल खोले हैं और प्रांतीय तथा स्थानीय लोगों की 1/3 छात्रवृत्तियां उनके लिए आरक्षित रखी गई हैं। खान बहादुर काजी साहुद्दीन, कभी बड़ौदा के दीवान थे, ने अपने लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की और सिंध में खैरपुर के देसी राज्य के वारिस ने भोजन संबंधी कुछ छात्रवृत्तियां 8 कॉलेज के छात्रों को दी हैं। मैंने बड़ी कठिनाई से इन्हें भरा है, हालांकि वे 25 रुपये प्रतिमास हैं। फीस के मामले में प्राथमिक स्कूलों में मुसलमानों के साथ बहुत उदारता बरती जाती है। उन्हें प्रशिक्षण कॉलेजों में बुलाने के लिए विशेष नियम बनाए गए हैं और उनकी परीक्षा प्रणाली हिंदुओं की अपेक्षा सरल है। बम्बई की संयुक्त स्कूल समिति ने काफ़ी अरसे से मुसलमानों में शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए एक मुसलमान डिप्टी इंस्पेक्टर की नियुक्ति की है। दलित जातियों की शिक्षा के बारे में 5वीं पंचवर्षीय रिपोर्ट 1902 से 1907 में व्यक्त विचारों की तुलना इससे करें। बम्बई की सेंट्रल डिवीजन में छोटी जातियों के छात्रों को स्कूलों में निःशुल्क दाखिला दिया जाता है और उन्हें पुस्तकों, स्लेटों आदि के रूप में उपहार दिए जाते हैं। काठियावाड़ में दलित जातियों के केवल 3 छात्र पढ़ रहे हैं। दक्षिणी डिवीजन में उनके लिए 72 विशेष स्कूल अथवा कक्षाएं चल रही हैं, जिन्हें अधिकांश अप्रशिक्षित अध्यापक चला रहे हैं। इस असमान व्यवहार का जन्मदाता हंटर आयोग है। हंटर आयोग ने मुसलमानों का कितना पक्ष लिया, यह स्पष्ट हो जाएगा यदि हम मुसलमानों के लिए इसके द्वारा की गई सिफारिशों की तुलना दलितों के हितों के संबंध में की गई उसकी सिफारिशों से करें। तो सामान्य शब्द हंटर आयोग यहाँ पर ये जो असमान व्यवहार है मुसलमानों की शिक्षा और दलितों की शिक्षा के लिए, तो इसके लिए जिम्मेदार है। और अगले अम्बेडकर संदेश में हम यही कि मुसलमानों के लिए क्या सिफारिशें की हंटर आयोग ने, हम अगले अम्बेडकर संदेश में आपके समक्ष रखने वाले हैं। आज के अम्बेडकर संदेश का महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि दलितों व मुसलमानों के बीच
शिक्षा के प्रति जो असमान व्यवहार है उसका जन्मदाता कौन है? आज के अम्बेडकर संदेश के इस महत्वपूर्ण प्रश्न का जवाब आपसे अपेक्षित है मेरे साथियों, कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आज का अम्बेडकर संदेश शेयर जरूर कीजिएगा। इसी निवेदन के साथ आज के अम्बेडकर संदेश को हम यही रोकना चाहेंगे। मिलेंगे नए अम्बेडकर संदेश में। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में, जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। वैचारिक सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।